मरी के मनाजिर गुज़िश्ता वीकेंड जो 7 और 8 की दरमियानी शब है, बहुत शदीद बर्फ़बारी हुई, 16.5 इंच बर्फ़ पड़ी है वहाँ पर। और उसके बाद वहाँ से ख़बर आई कि कम से कम 22 और अब ये आ रही है कि 23 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें से बेशतर बाहर जो गाड़ियों में थे वो जाँ बहक हुए। उसकी वजह ये थी कि उनके जो एग्जॉस्ट पाइप्स हैं गाड़ी के वो क्लॉग हुए और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से वो अपने स्लीप के अंदर वो बेहोश हुए और उसके बाद वो जो है मर गए। इस सारी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट की। उन्होंने कहा वो बहुत मुस्तरब हैं, दिल गिरफ्ता हैं और ज़िला इंतज़ामिया खातिर खा तैयार न थी कि गैर मामूली बर्फ़बारी और मौसमी हालात को मलूज़ खातिर रखे बगैर लोगों की बड़ी तादाद में आमद ने आ लिया। मैं तहकीकात और ऐसे सानियात की रोकथाम के लिए कड़े कवायद लागू करने के अहकामात सादिर कर चुका हूँ। अच्छा, कड़े इक़दामात और जो रोकथाम है वो तो होगी, ज़ाहिर वज़ीर आज़म कह रहे हैं, मगर उससे पहले ये देखना था जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे क्या वो भी फॉलो हुए। मसलन 5 जनवरी को जो मेट ऑफिस है महकमा मौसमियात, उन्होंने एक वार्निंग जारी की। उन्होंने कहा कि 5 से 9 जनवरी के दरमियान शदीद बर्फ़बारी होगी मरी, गलियात और कागान नारान में। तो वहाँ पर तमाम जो इंतज़ामिया है वो उसको मुत्तला कर दिया गया है। होता यह है कि NDM में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो एक इजलास बुलाती है ऐसे किसी भी जो कड़े मौसमी हालात हैं उससे पहले, और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं। वो इजलास नहीं हुआ। महकमा मौसमियात की जो पेशिंगोई थी उस पर भी कान उस तरह से नहीं धरा गया और ये सानिया हो गया। उससे पहले वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट की थी कि मरी में 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी हैं, जिस बात का सबूत है कि खुशहाली आ रही है और सारा कुछ। मगर मरी में जो कैपेसिटी है 3,500 गाड़ियों की है तकरीबन, और ये कहा जाता है इधर उधर पार्क करके 8,000 से ऊपर गाड़ियाँ वहाँ खड़ी नहीं हो सकती। मगर 1 लाख गाड़ियाँ इस्लामाबाद के बाराकहू से लेकर के और जो मरी गलियात तक वो एक रश था। और वहाँ कुल्डना ये इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी कह रहे हैं हुई है और वहीं ज़्यादा अमवात भी हुई। इस पहली बार नहीं है कि ऐसी बर्फ़बारी हुई है। सबसे पहले जो कि हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि जनाब ये इतनी बर्फ़बारी जो है 1985 के बाद अब हुई है, या ऐसा महकमा मौसमियात वाले कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं, हर साल ही होती है। तो ये अनप्रिपेयर्ड एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। हाँ, ये तकरीबन मुजरिमाना गफलत है, क्योंकि अनप्रिपेयर्ड मरी का रुख ऐसा नहीं है कि कोई लोगों ने इस साल मरी का रुख किया है या 2 साल पुरानी कहानी है। जब से पाकिस्तान बना है सर 19th सेंचुरी से ये 19th सेंचुरी से, पाकिस्तान के बनने को भी छोड़ दो, आप ब्रिटिश राज में आ जाओ, लोग रुख कर रहे हैं। ये जो सबसे जो बड़ा झूठ बोला गया था कि जी इस तरह की बर्फबारी कभी तारीख में नहीं हुई या कब से नहीं हुई, मेट डिपार्टमेंट का क्लियरली कहना है, ज़ाहिर वो ऑन रिकॉर्ड आके आपको ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन आप डेटा भी देख सकते हैं, पहले भी होती है। बात सही है कि अनप्रिपेयर्ड थे, लेकिन अनप्रिपेयर्ड बंदा उस वक्त होता है जब आपको वार्निंग नहीं मिलती, या कि कोई ऐसी एक बात हुई है जो कभी, या कोई ऐसी 2-3 चीजें हुई हैं जो साथ मिलकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जो कभी आपको सामना करना नहीं पड़ा। नहीं थी, कोई ऐसे आसार नहीं थे और अचानक से बर्फबारी हो गई। 5 जनवरी को जैसे आपने कहा कि मेट डिपार्टमेंट ने क्लियरली वार्न किया था कि भारी बर्फबारी होने वाली है मरी, गलियात, नथिया गली, कागान नारान और इन सारी इलाकों में 6 से लेके 9 जनवरी तक बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 6.5 इंच बर्फ गिरी 5 तारीख को, फिर 8.5 इंच बर्फ अगले रोज, और फिर तीसरे रोज जुमे के रोज 16.5 इंच। ठीक है, ठीक ठाक था, लेकिन सिर्फ यहाँ नहीं गिरी, गलियात में भी गिरी। और गलियात आपको पता है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है खैबर पख्तूनख्वा का, बहुत ट्रैफिक हुई, आप गए हैं वहाँ पे, नथिया गली में ज़्यादा बर्फबारी आपको अच्छी तरह से पता है। वहाँ पर ऐसे कोई सिलसिला डेवलप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि, और ये मैं इंडिपेंडेंट उर्दू में ही पढ़ा था, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया ने मिलकर बाकायदा प्लान बनाया और फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया और कैरी आउट किया। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं फंसे थे, लोग फंसे थे, लेकिन उनको वहाँ से निकाला गया। यहाँ पर अगेन आपको अच्छी तरह से पता था
कि ये होगा। और ये भी यहाँ इस एंड पे भी रिवायत है, जब इस्लामाबाद से गाड़ी मरी की तरफ जाती है कि 40,000 तक के बाद वो बैरियर लगा देते हैं कि नहीं। इस साल जो है चूंकि माशी तरक्की बहुत हो चुकी थी और लोग जो हैं उनकी जेबों में पैसा उनसे संभल नहीं रहा था, लिहाजा बकौल फवाद चौधरी के 1 लाख गाड़ियाँ जो है वहाँ मौजूद, जबकि 1 लाख गाड़ियाँ पूरे रावलपिंडी खैबर पख्तूनख्वा में कहीं मतलब जमा भी कर लें तो 1 लाख गाड़ियाँ नहीं बनती, वो उन्होंने मरी पहुँचा दी थी। इससे अंदाज़ा होता है कि वो कितने अपडेट थे। ये करना था, ये जो हम कह रहे हैं ना जी बर्फ हो गई और लोग मर गए फलाना, सिर्फ ये करना था कि बैरियर खींचना था या कंटेनर लगा देते अगर लोग बजित थे जाने पे। आप तो बहुत प्रैक्टिस है आपको कंटेनर लगाने की ना, सियासी प्लेटफॉर्म, लेकिन यहाँ नहीं लगा सके आप कंटेनर। आपको लाख का नक पूरा करना था बकौल आपके। वो जो जब ट्रेजेडी थी हुई तो उसके बाद फिर ये सारे इक़दाम हुए, फुर्तियाँ दिखाई गई जो भी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद अब्बासी, डॉन के करस्पॉन्डेंट भी रहे में। और आबिद अब्बासी साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हर साल बर्फ़बारी होती है, हर साल SOPs होते हैं और ओवर द ईयर्स हमने देखा कि ख़ासी प्रेपरेशंस हो जाती थी कि बर्फ़बारी से पहले गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाती थी, बर्फ़ हटाने का जो काम है वो भी इस तरह कर लिया जाता था। इस दफ़ा आपका क्या मुशाहिदा रहा कि क्या वाकई बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा हो गई कि ज़्यादा हो गई? बहुत शुक्रिया जैदी साहब, मेरा सलाम आप तीनों को। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, जो आपने शुरू में तज्जिया किया यही सूरत हाल है कि हर साल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रिपरेशन होती थी। देखें बर्फ़ हर साल पड़ती है, जैसे आपने पहले कहा कि वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है, हर साल पड़ती है, किसी साल बहुत ज़्यादा पड़ती है, किसी साल थोड़ी कम उससे पड़ती है। लेकिन माजी में हमने देखा कि जो पंजाब गवर्नमेंट थी वो बड़ी विजिलेंट रहती थी। नवंबर में मीटिंग शुरू हो जाती थी। आई टेल यू कि नवंबर में हमारे पास प्रेस रिलीज़ आ जाती थी कि आज मीटिंग हुई है मरी में, आने वाली आमदा जो बर्फ़बारी होनी है उसके हवाले से प्रिपरेशन की मीटिंग जो है वो होनी है। उसमें यह था कि मैं आपको बताता चलूँ कि 39 गाड़ियाँ हैं जो रोड क्लियरिंग जो व्हीकल्स हैं, जो मशीनें हैं, वो महकमा हाईवे के पास मरी में मौजूद हैं। उनमें से 19 जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में, बाकी उनकी वर्किंग कंडीशन में नहीं है और वो सारा साल खड़ी होती हैं। सिर्फ उनका काम ये होता है कि बर्फ़ को क्लियर करती हैं और या कोई लैंड स्लाइडिंग हो जाती है उसको वो क्लियर करती हैं। 14 मशीनें पिछली गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ द आर्ट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मशीनें, उनमें से कुछ ऐसी हैं जो बर्फ़ को ऊपर से बाहर निकाल देती हैं, वो उन्होंने ख़रीदी थी और तकरीबन महकमा हाईवे के एस्टिमेशन के मुताबिक 1.5 अरब रुपये की वो मशीनरी थी। हुआ ये कि जब मरी में बर्फ़बारी होती थी तो 6 पॉइंट आइडेंटिफाइड थे, स्पेसिफाइड थे। एक जिका गली में, एक कुलडन्ना में, एक सनी बैंक में, एक बांसरा गली में और एक बाड़ियाँ के मकाम पर और एक लोअर टोपा में वो मशीनें खड़ी होती थी। उनके साथ एक गाड़ी खड़ी होती थी जिसमें केमिकल मिला नमक होता था। जब वो जो ही रात के वक्त बर्फ़बारी शुरू होती थी वो मशीनें मूव करना शुरू कर देती थी। बिल्कुल थोड़ी सी बर्फ़ भी हो तो वो मूव करना शुरू कर, चूँकि जब गाड़ियाँ फंस जाएं फिर मशीन मूव नहीं हो सकती। तो जब वो मशीनें मूव करती थी तो थोड़ी बर्फ़ हो तो उनके टायरों से ही वो पिघल जाती थी और पीछे वो नमक फेंकते थे ताकि रोड के ऊपर बर्फ़ जमे ना। इस तरह से वो ट्रैफिक जो है वो चलती रहती थी। दूसरी मैनेजमेंट ये होती थी कि मरी से एक साइड से गाड़ियां एंटर होती थी, दूसरी साइड से वो एग्जिट होती जाती थी, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि मरी में 3500 से 4000 के करीब पार्किंग मौजूद है और जो 8000 का फिगर दे रहे हैं ये उस वक्त का फिगर हो सकता है पार्किंग का जब मरी में बर्फ़ ना हो, कि सड़क के किनारे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। जब बर्फ़ पड़ती है तो सिंगल ट्रैक क्लियर होता है मशीन से, दूसरी साइडों पर गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो सकती। और जो 7 जुलाई को जब इनको पता चला, पता भी आप देखें कैसे चला कि ये जो मरी की इंतज़ामिया थी, जब बर्फ़ तेज़ पड़नी शुरू हुई तो ये जिका गली से माल रोड की तरफ रोड क्लियर करने के करते रहे, लोअर टोपा से रोड क्लियर। किसी के जहन में ये नहीं आया कि कुलडन्ना से एक सड़क बाड़ियाँ की तरफ जाती है, उस पर भी कोई ट्रैफिक हो सकती है, वहाँ भी कोई क्लैमिटी हो सकती है। चूँकि जिस तरह आपने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने जब बर्फ़बारी का ज़्यादा फोरकास्ट थी और बर्फ़बारी तेज़ शुरू हो गई तो उन्होंने मरी से जो गलियात की तरफ रास्ता जाता है उसको बाड़ियाँ और कूजा गली के दरमियान बंद कर दिया था। तो जो टूरिस्ट इधर से मरी से गलियात की तरफ जाना चाह रहे थे उनको वापस मुड़ना पड़ा। जब वो वापस मुड़े तो ज़ाहिर है एक भगदड़ सी थी, एक मैस क्रिएट हो गया, गाड़ियाँ ज़्यादा थीं, रोड पर मशीन थी कोई नहीं, तो नतीजतन वो गाड़ियाँ वहाँ पर फंस गईं और जो ही वो फंस गईं फिर वहाँ से मूव करना मुश्किल हो गया और ऊपर शदीद बर्फ़ पड़ती रही। सुबह वहाँ से एक मकामी गाड़ी वाला था जिसकी गाड़ी अपनी फंसी हुई थी,
वो लोकल था, चूंकि लोकल लोगों को थोड़ा सा मूव करने का पता होता है, तो उसने एक अखबारी रिपोर्टर को फ़ोन करके बताया कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और मुझे ये शक है कि इनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और रात पूरी से ये गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, तो इनके दरमियान कोई कैजुअलिटी भी हो सकती है। उसके बाद सोशल मीडिया पर चीज़ चली, कुछ नुमाइंदों ने भी बात की, तो फिर इंतज़ामिया को पता चला कि इधर भी एक रोड है, वहाँ पर भी कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं। और फिर मैं ये समझता हूँ कि अगर आर्म फोर्सेज उस वक्त ना आती, जो कुल्डाना में मौजूद थी, जो उनका लॉजिस्टिक स्कूल है, वहाँ से वो मूव हुए और उन्होंने लोगों को कुछ हेल्प आउट करना शुरू किया, सिविल इंतजामिया फिर भी नहीं पहुँच सकी। मकामी लोगों ने, जो गांव के लोग थे, उनको इर्द गिर्द पता चला, जो थोड़ी सी आबादी है, आपको शायद पता है कि मरी के लोग बर्फबारी में 50% जो आबादी है गाँव की, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो इस्लामाबाद पिंडी 2-3 महीने के लिए छुट्टियों में बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो मकामी लोग वहाँ पर मूव कर रहे थे, उन लोगों ने गाड़ियों में उन लोगों को बचाने की कोशिश की, उनको निकाला, चूंकि वहाँ पे गाड़ी तो मूव हो नहीं सकती थी, 3-3.5 फुट के करीब बर्फ़ वहाँ पे पड़ चुकी थी, और उन गाड़ियों में से लोगों को निकाला। कुछ लोग बज़िद रहे कि वो नहीं निकलना चाहते, और फिर पता चला कि 3 गाड़ियों के अंदर इतनी लाशें पड़ी हुई हैं। और आपने देखा कि वो जो वीडियोस लाशों की और मरने की सोशल मीडिया पे वायरल हुई, वो भी लोगों ने खुद से, मकामी लोग थे और कुछ टूरिस्ट थे, उन्होंने वो वीडियो बना के ट्विटर के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया के ऊपर वो वायरल की। तब जाके इंतज़ामिया को पता चला, और वहाँ फिर जो आर्म फोर्सेस की जो वहाँ पे स्टेजिंग यूनिट्स हैं, उन्होंने वहाँ पर जाके उन लोगों को निकाला और कुल्डाना लॉजिस्टिक स्कूल में वो ले गए, उनको खाना पीना दिया। कुछ मकामी लोग जो थे वो 150 से 200 के करीब लोगों को वो अपने घरों में ले गए, और इर्द गिर्द जो जगह अच्छा आबिद, मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ, चलें ये तो हो गया 7 से 8 जनवरी की दरमियानी रात का वाक़या, जब 16.5 इंच कह रहे हैं बर्फ़ पड़ी। उससे पहले 2 रोज़, एक दिन 5 इंच और उसके बाद 8.5 इंच बर्फ़ पड़ी। तो उस वक्त मशीनरी हरकत में थी या उस वक्त भी नहीं थी और ये बर्फ़ पाइल अप होती गई? सुबह के वक्त उन्होंने एक दिन क्लियर की, लेकिन जिस दिन 7 जनवरी की आप बात कर रहे हैं, उस दिन मशीनें मूव हो ही नहीं सकी। उनकी मशीनें उन पॉइंट्स पर थी ही नहीं, जो जिन पॉइंट्स को स्पेसिफाइड किया जाता था माजी में, वहाँ पर वो मशीनें खड़ी ही नहीं थी। एक मशीन ने सनी बैंक से मूव होने की कोशिश की, लेकिन वो बर्फ़ इतनी पड़ चुकी। असल में जब बर्फ़ नीचे पड़ जाए और गाड़ियाँ वहाँ पे स्टक हो जाए, तो फिर तो मशीन मूव ही नहीं हो सकती। मशीन को गाड़ियों के रश पड़ने से पहले मूव होना होता है। मशीनें फिर कहाँ रखी उन्होंने? मशीनें अगर वहाँ उन पॉइंट्स पे नहीं थी तो कहाँ थी? सर खड़ी, सनी बैंक जो उनका स्टेशन है वहाँ पे खड़ी है सर, सेंट्रल इस जगह पे। और आबिद साहब, मैं एक वजाहत चाह रहा हूँ आपसे। हस्बे मामूल जो इनके जो SOP होता है कि जब आपको पता है कि बर्फ पड़नी है, तो इन गाड़ियों को वहां पहले ही शिफ्ट कर दिया होता है इन स्पॉट्स पर, यही आपका कहना है? अच्छा, और आपका ये भी कहना है कि जब सोशल मीडिया पर ये जो वीडियोस अपलोड हुई और हम सब ने देखी हैं, हम ज़ाहिर हम यहाँ पे नहीं चलाएंगे, फिर इंतजामिया को पता लगा कि ओहो यहाँ पर तो कुछ हो रहा है या होने वाला है, ऐसा ही है? जी सर, मैं उस एक स्पेसिफिक रोड की बात कर रहा हूँ जिसका, बाकी इधर चीका गली और लरटोपा की तरफ ये इनकी मशीनें भी तो मूव करती नहीं और सड़क ये क्लियर करवाते रहे, और पैदल भी जो 1122 और ट्रैफिक पुलिस के लोग थे वो गाड़ियों को निकालने की कोशिश करते रहे, और जो रोड वहाँ पे चीका गली और लरटोपा और एक्सप्रेस वे तक ये क्लियर करने की कोशिश करते रहे। लेकिन कुल्डाना से जो रोड गलियात की तरफ जाती है उसका किसी को पता ही नहीं था, कोई बंदा वहाँ गया ही नहीं, उस तरफ किसी ने मूव ही नहीं किया। वो सुबह उठ के अलग सुबह जब ये बातें सामने आई तो लोगों को पता चला कि वहाँ पे इतनी गाड़ियां जाम हुई भी। अच्छा, और पिछले सालों में इस रोड का जाहिर है कि इंतजामिया को पता था कि यहाँ पर पोजीशन बनती है और यहाँ पर वो बर्फ हटाने वाली गाड़ी होती थी, ऐसा ही है? बाड़ियां में खड़ी होती थी सर, वो इस जहां पे ये कैजुअलिटीज हुई हैं उससे भी तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे वो गाड़ी खड़ी होती थी, यानी वहां से वो मरी की तरफ मूव करती थी। इस दफा वो गाड़ी वहां थी ही नहीं, कोई इंतजामिया का वहां बंदा ही नहीं था जिसको ये पता हो कि रोड क्लियर करनी है। अच्छा आबिद, जब महकमा मौसमियात ने भी वार्निंग जारी कर दी और उसके बाद NDMA ने भी एक वार्निंग जारी कर दी, तो कोई मरी में कोई इजलास हुआ इस बारे में, कोई प्रेपरेशन मरी में, या क्योंकि रावलपिंडी से होता है तो क्या रावलपिंडी के DC मोहम्मद अली साहब के भी कुछ ट्वीट्स आई हैं और उनके भी कुछ बयान। एक यहाँ पर मैं वक्फा है, आबिद साहब स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सानिया मरी के बारे में। आबिद साहब, 5 जनवरी को मेट डिपार्टमेंट से एक वार्निंग आती है कि भारी बर्फबारी होने वाली है, रोड बंद हो सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब क्योंकि मरी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट एक तहसील है,
तो क्या एनडीएमए, रावलपिंडी के जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर हैं और जो मरी की जो मरकजी इंतज़ामिया है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल गवर्नमेंट है, क्या कोई उनकी एक मीटिंग हुई थी? जैसे मेरा ख्याल है शायद हर साल होती है इस तरह की सिचुएशन में, कि अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या इक़दामात लेने हैं? ऐसी कोई मीटिंग हुई है, आपके इल्म में है? कम से कम हमारे नोटिस में तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं है। अगर मीटिंग हुई होती तो कम से कम जो पहले से एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स थे उसको अडॉप्ट किया जाता। मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स में इवन के जो शहबाज शरीफ थे उनका मरी में एक स्टेक था कि वो मरी के साथ बड़ी उनकी एफिलिएशन थी, वो पर्सनली विजिट करते थे और बहुत ज़्यादा ओवरली वो विजिलेंट रहते थे। लेकिन इवन चौधरी परवेज़ अलाई का जो दौर था उस दौर में भी हमने देखा कि कभी भी इस तरह का मैस क्रिएट नहीं हुआ, रोड्स क्लियर होती थी और पिंडी के डिप्टी कमिश्नर की जो सरबराही में मीटिंग्स पहले होती थी, इवन पंजाब गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी तक उसमें इन्वॉल्व होते थे और वो बाकायदा से इनपुट लेते थे कि क्या आप मेजर्स ले रहे हैं, ये जो आने वाले, चूँकि ये तो सबको पता है कि जब बर्फ़ पड़ती है तो हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट जो है वो मरी की तरफ उनका इन्फ्लक्स होता है, वो लोग जो है बर्फ़बारी देखने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं। तो उसको मैनेज कर चुके, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब एक जगह पे एक दो दिन के अंदर हज़ारों की तादाद में सयाह जमा होंगे जो हर साल होते हैं, तो आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं, कुछ प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ती है। रोड्स क्लियरेंस के लिए एक्स्ट्रा यहाँ से नफरी इस पिंडी से भेजी जाती थी पुलिस की 1122 की, कि उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि ऐसा कोई हमें हरकत ऐसी नज़र नहीं आई जो इस हादसे से पहले जो है वो हमें नज़र आई हो। और फिर आप देखिए कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हमारी तरफ से ये कोताही हुई है और उन्होंने बड़ा मतलब तफसील से उस पर लिखा है कि ये वो जो प्रिपरेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। दूसरी बात सर मैं करना चाहता हूँ, आपने कहा कि जो फवाद चौधरी साहब की ट्वीट है कि 1,65,000 या वटेवर जो फिगर उन्होंने दिया कि गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं, उसमें हमें यह भी देखने की ज़रूरत है सर कि वहाँ जो मरी की लोकल आबादी है, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 97% मरी की आबादी देहातों में रहती है, जो मरी से आगे हैं, कोआला तक जाते हैं। मरी से तकरीबन 30 किलोमीटर एक रोड है, 30 किलोमीटर दूसरी रोड है, 12-13 किलोमीटर एक तीसरी रोड है जिसके ऊपर मरी की आबादी रहती है। दूसरी बात यह कि इस्लामाबाद से और पिंडी से जो गाड़ियाँ एक्सप्रेस वे के ऊपर जाती हैं, जो टोल प्लाजा के ऊपर ये चेक करके बताते हैं कि कितनी गाड़ियाँ निकली हैं, उनमें से बहुत बड़ी तादाद, यानी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 25 to 30% जो गाड़ियाँ हैं वो मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर की तरफ जाती हैं। तो मरी में जो गाड़ियां दाखिल हुई हैं वो 1,65,000 नहीं है, मेरी एस्टिमेशन के मुताबिक वो 40 से 45,000 के करीब गाड़ियां हैं जो इन 2 दिनों में मरी में इंटर हुई हैं। लेकिन फिर मसला वही है कि जब इंतज़ामिया को ये बात पता है कि मरी में पार्किंग नहीं है, मरी में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उन गाड़ियों को खड़ा किया जा सके, वो खड़ी हो सकें, और तेज़ बर्फ़बारी हो रही है, तो फिर उनको क्यों घुसने दिया गया। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सोशल मीडिया पे ऊपर बड़ी वायरल है कि मरी में जो होटलर्स हैं और जो वो खाने पीने की दुकानें हैं उन्होंने लोगों को लूटा। तो मैं उसमें एक बात करना चाहता हूं कि उस पर भी पहले माजी में कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि बर्फ़बारी के दौरान इतने ज़्यादा कमरे बढ़ जाते हैं। वहाँ चेक एंड बैलेंस होता था। कमिश्नर पिंडी ज़ाती तौर पर मरी में चले जाते थे जब बर्फ़बारी होती थी, सीपीओ पिंडी से चले जाते थे, सीटीओ चले जाते थे, और इवन के जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है मरी में वो बड़े एक्टिव हमें नज़र आते थे, एसी मरी हमें नज़र आते थे। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा हमें कुछ नज़र नहीं आया। जो होटलियर्स हैं मरी में, अब मैं पहले डॉन में इस पर बहुत मैंने काम किया है कि वहाँ पे गैर कानूनी तामीरात हुई हुई हैं। मरी में ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी के अलावा होटल बनाने की इजाज़त नहीं है, और 9 मंजिला वहाँ पे होटल बने करप्शन से पैसे देकर, बग़ैर कोई नक्शा पास किए, बग़ैर रूल्स को फॉलो किए। और एक होटल जिसके 100, 120, 140 कमरे हैं, उस होटल में 4 गाड़ियों की भी पार्किंग नहीं है। तो ये अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो माजी में भी ये नेग्लिजेंस होती रही है, और उन लोगों को ये पाबंद नहीं किया गया कि वो इतना बड़ा होटल बना रहे हैं और पहाड़ी इलाका है, कंजस्टेड सिटी है जहाँ पे कोई और पार्किंग नहीं है, तो आप यहाँ पे पार्किंग का बंदोबस्त करें ताकि वो गाड़ियाँ खड़ी हो सकें। एक बात। दूसरी बात, जो होटल वाले हैं जो मोस्टली मरी की हमें डायनामिक्स को समझना होगा कि जब लोग मरी कहते हैं तो वो सारे मरी वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मरी में जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो ये अनफॉर्चुनेटली एलिजिडली जिनकी लूटिंग और प्लंडरिंग की स्टोरीज आ रही हैं, इसमें 30 to 35% मरी के मकामी लोग हैं, और 65% जो बिजनेस क्लास है वो मरी के बाहर की है। वहाँ लोगों ने ज़मीनें खरीदी हुई हैं, वहाँ पे लोगों ने होटल, चूँकि बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ पे, तो उन सब का एक आपस में नेक्सस है।
उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं और उसके ज़रिए वो प्रेशराइज़ करते हैं। इंतज़ामिया भी उनके साथ अनफॉर्चुनेटली बहुत हद तक जो है वो चश्मपोशी करती है, जिसके नतीजे में इस तरह की हमें ख़बरें मिलती हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट हैं। मरी की लोकल आबादी की अगर हम बात करें सर, जो सबसे बड़ा इशू हम यहाँ निगलेक्ट कर रहे हैं हमारे दोस्त मीडिया के ऊपर, कि मरी की जो 97% आबादी है उसमें से एक बड़ी तादाद तो इस्लामाबाद पिंडी आ जाती है, लेकिन 60 to 65% जो मकामी आबादी है सबसे ज़्यादा सफरिंग वो करती है बर्फ़बारी के सीज़न में। क्योंकि वो गांव में रहते हैं, वहाँ पे लिंक सड़क तो 15-20 दिन 1 महीने तक नहीं खुलती। वो लोग पैदल अपना राशन उठा के अपने घरों को लेके जाते हैं। बहुत सारे लोगों के कच्चे घर हैं, 5-5, 6-6 दिन मरी के इर्द गिर्द के जो देहात हैं वहाँ पे बिजली नहीं होती। और बाज़ जगह ऐसी है जहाँ 15-15 दिन बिजली की तारें टूटी रहती हैं, खंभे गिरते हैं, दरख्त गिरते हैं, उन लोगों के लिए बिजली बहाल नहीं होती और वो अपनी एक बदतरीन सफरिंग में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं बर्फानी सीज़न में। इसके बावजूद जो दरिया गली यूसी है जिसमें ये सारा हादसा हुआ, वहाँ पे लोगों ने बड़ी गैर मामूली जो है वो हमदर्दी का मुजाहरा किया। गांव के लोग वहाँ बेचारे आए, उन्होंने टूरिस्ट को, अब देखें जो टूरिस्ट वहाँ पे फंसे हुए थे, लोग जिन्हें घरों में लेके गए, वो अभी सोशल मीडिया पे नहीं आए। वो आके वो कहानियाँ बताएंगे जो हमने अपनी आंखों से देखी हैं कि वहाँ पे लोगों ने अपनी बसात, इवन के गरीब लोगों ने भी अपनी बसात के मुताबिक उन टूरिस्ट की मदद की। पूरी जो जिस रात में वो फंसे रहे, चूँकि जो आगे जंगल की तरफ थे उनका तो किसी को पता ही नहीं, वहाँ तो कोई पहुँच ही नहीं सका। जी सर। अच्छा आबिद, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जो हुकूमत का एक रवैया है अमूमी, वज़ीर आज़म से लेकर के नीचे तक, वो ये कह रहे हैं कि लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए थी। विक्टिम ब्लेमिंग है कि लोग क्यों आ गए, उन्हें देखना चाहिए था। तो लोगों को जब तक इत्तलात नहीं होंगी कि वहाँ क्या हो रहा है, वो तो सिर्फ बर्फबारी सुनेंगे। इसका जवाब वक्फे के बाद ले लें। ठीक है, ब्रेक के बाद ले लें। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सहाफ़ी डॉक्टर आबिद अब्बासी से, जो मरी में मरी से बिलोंग करते हैं और मरी की ही रिपोर्टिंग करते रहे हैं डॉन अखबार के लिए तकरीबन 1 अशरे से ज़ायद। आबिद साहब, ये जो एक हुकूमत मतलब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मौसमी हालात को मलहूज़े खातिर रखे बगैर लोगों की बड़ी तादाद में आमद हो गई, यही फिर मांत्रा जो है वो लेके वज़रा भी शुरू हो गए और हर कोई ये कह रहा है। तो ये विक्टिम ब्लेमिंग का जो है कि भाई लोगों का कसूर था, असल में उन्हें नहीं आना चाहिए था, हम तो तैयार थे। जी, ये तो अनफॉर्चुनेटली हुकूमत का हर जगह पे मंत्रा है, आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। आपको याद होगा सियालकोट का वाक़या हुआ तो उस वक्त भी ये कहा गया एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल की तरफ से कि वो खातून घर से निकली क्यों थी। तो ये तो उनका मंत्र है, लेकिन इनसे ये पूछा जाए कि पहले भी मरी में मौसम ख़राब होता रहा और पहले भी लोग जाते रहे, पहले ऐसा कोई वाक़या क्यों नहीं हुआ? ये बर्फ़ तो हर साल पड़ती है ना, तो पहले कोई ऐसा वाक़या क्यों नहीं हुआ कि लोग जो है वो उनका, और अगर लोग गलत थे भी, लोग वहाँ गए भी, तो देखें मरी एक ऐसा शहर है जिसमें 2 रास्तों से गाड़ियाँ एंटर हो सकती हैं। 17 मील के ऊपर एक जीटी रोड से, एक 17 मील के ऊपर जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर से। तो वहाँ पे वो जो उसको बंद कर दिया जाता है, जैसे अभी उन्होंने बंद किया हुआ है, तो कैसे लोगों को रोका हुआ उन्होंने? जैसे वसतुल्लाह खान साहब फरमा रहे थे कि एक आपने शटर वो बैरियर नीचे करना होता है या कंटेनर लगाना होता है और जब चाहती है हुकूमत वो बंद कर देती है। इस वक्त वो रोड बंद है और उनके बंद होने की वजह से मकामी आबादी जो सफ़र कर रही है, ट्रक वहाँ पे खड़े हैं जो राशन के, उनको नहीं जाने दिया जा रहा और मकामी आबादी जो है वो बेचारी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके बगैर वो गांव में गरीब लोग जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल में वो हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। तो ये विक्टिम ब्लेमिंग तो इस हुकूमत का एक खासा रहा है और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि लोगों का कसूर है, हमें लोग भी अच्छे नहीं मिले, टूरिस्ट भी अच्छे नहीं मिले, नहीं तो हमने तो प्रिपरेशन की हुई थी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि वहाँ पे कोई प्रिपरेशन नहीं थी। मैंने जैसे पहले कहा कि मशीनें मूव ही नहीं हुई और बिलखसूस जो ये रोड है जिसको कुलडन्ना से बाड़ियाँ रोड कहते हैं, देखें जब असल आप मुख्तलिफ और लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं तो आप असल इशू से तवज्जो हटा रहे होते हैं। यही है सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें छोड़ी जा रही हैं कि जी वो होटल वालों ने अंडा 1000 रुपये का दिया और कमरा 40,000। इसमें कोई शक नहीं है कि मरी में एक होटल माफिया मौजूद है और वो लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा चार्जेस करते हैं,
समटाइम दे आर वेरी क्रूअली बिहेव विद द पीपल। लेकिन ये भी एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं कि कुलडन्ना से जो सड़क बाड़ियाँ की तरफ जाती है, जिसके ऊपर ये कैजुअल्टीज़ हुई, जिसके ऊपर ये गाड़ियाँ फंसी रही रात भर, उस पूरे इलाके में कोई एक सिंगल होटल भी नहीं है। 10 किलोमीटर के एरिया में कोई होटल नहीं है वहाँ पे। वो लोग बाड़ियाँ से वापस आ रहे थे, जंगल में फंस गए। और ये आप मुद्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं होटल वालों पर, फलां पर, और होटल वालों को भी चेक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत के इदारों की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो वाकया हुआ है, इसका बराह रास्त होटल माफिया से या होटल के ओवर चार्जिंग से कोई तल्लुक नहीं है। कुलडन्ना से लेकर रत्ती गली तक एक खौफनाक जंगल है। आपने विजिट किया होगा जब आप बाड़ियों की तरफ जाते हैं, गलियात की तरफ। तो कुलडन्ना से जब आप मुड़ते हैं, जो जहाँ पे लिखा हुआ है नथिया गली इतना किलोमीटर और यूबिया इतना किलोमीटर, जो मिलिट्री का लॉजिस्टिक स्कूल है, उससे आप मूव होते हैं तो आगे जंगल है पूरा। और उस जंगल के दरमियान में ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का जगह है, रत्ती गली उस जगह का नाम है, जहाँ पे एक मस्जिद है और वहाँ से बाजार शुरू होता है। वहाँ तक ये इलाका है जहाँ पे ये गाड़ियाँ फंसी रहीं और ये लोग जो है बेचारे अनफॉर्चुनेट जो है वो डेथ का शिकार हुए और बच्चे बेचारे बलकते रहे वहाँ पे कोई होटल नहीं है। तकरीबन उस जगह से 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक एक सिंगल होटल भी नहीं है, सारा जंगल है। मतलब कि आबिद साहब के बेसिकली किसी पर भी इल्जाम डाल दें, बस हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, और ये असल एसओपी तो ये है ना सर, देखो असल एसओपी ये सिर्फ बर्फ का या मरी का 23 लोगों की हलाकत का मसला नहीं है। ये विक्टिम ब्लेमिंग जो है ये आदत है, मैं कहूँगा ये डीएनए में शामिल है। अगर मैं इसको दायरे को वसी कर दूं, जो डिज़ास्टर्स होते हैं कि हर डिज़ास्टर में क्या हुआ, मसलन सामने की बात है कि लियाकतपुर के नज़दीक अक्टूबर 2019 में बोगियों में आग लग गई थी। कोई गैस स्टोव मुसाफिरों ने जलाया था। बाय लॉ आप कोई भी आतिशगीर चीज़ लेके नहीं चढ़ सकते, लेकिन शेख रशीद साहब ने क्या कहा जी, स्टोव अगर और ना जलान देते आग नहीं लगनी सी। यानी जो अमला था उसका नहीं है कि वो स्कैन करे या छानबीन करे या पूछे कि भाई आप ऐसी चीज़ तो नहीं लेके जा रहे, वो बिल्कुल साथ है। फिर जो है जून में 2021, अभी 6-7 महीने पहले डहरकी के करीब आपको पता है 2 ट्रेनें टकरा गई, 65 हलाकतें हुई थी। वहाँ भी निचले लेवल के जो सिग्नल वाले हैं 47 से लेके आज तक इतने सारे हादसात हुए हैं। सिग्नलिंग का सिस्टम या ये जो ट्रैक है वो आज तक ठीक नहीं हो सका। ये होता जी ड्राइवर की गलती है, सिग्नल सही नहीं था, मुसाफिर लेके चढ़ गए, स्टेट जो है वो हाथ झाड़ के खड़ी हो जाती है कि इसी साडा कसूर नहीं, कसूर जो है ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर भी अच्छा नहीं है। अच्छा एक जगह हो तो बताओ ना, 2010 का सैलाब आया तो 22% पाकिस्तान वहां डूब गया। अच्छा सैलाब हर साल आते हैं और जब से तारीख बनी है 200 साल का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अंग्रेज ने ये एसओपी बनाया था कि मई के महीने से इजलास शुरू हो जाते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि कितने लोग पोटेंशियली बेघर हो सकते हैं, कहाँ कहाँ शिफ्ट किया जाएगा और राशन के जखीरे कहाँ कहाँ रखे जाएंगे। अंग्रेज के ज़माने से होता था, कम से कम वही एसओपी कर ले। होता ये है कि 2010 के सैलाब में मैं आई विटनेस हूँ, कायम अली शाह की हुकूमत थी, जब सैलाब पंजाब से गुड्डू की तरफ आने लगा तब इजलास हुआ कि अब क्या करना है। इस कदर एफिशिएंसी की बात है। और उसके बाद फिर हुआ कि जी लोग ही इनकार नहीं कर रहे हैं, हमने तो वार्निंग दे दी थी, एक रात पहले वार्निंग दे रहे हैं और कह रहे हैं जी लोग जो है उठ के नहीं जा रहे हैं। तो विक्टिम ब्लेमिंग का ये सूरत हाल है। अच्छा उसके अलावा अगर आप ये देखें कि अक्टूबर 2005 का ज़ल्ज़ला आया, मुझे याद है नेशनल वॉलंटियर मूवमेंट की बुनियाद रखी गई। परवेज़ मुशर्रफ ने चमकीली किस्म की वर्दियां नौजवानों को पहनाई और बैरिस्टर सैफ जो है उसको कन्वीनर बनाया गया जी कि आइंदा अगर कोई इस तरह के डिजास्टर हुए तो ये लाखों नौजवान जो है सीना सफर होकर खड़े हो जाएंगे। ये उस वक्त की टाइगर फोर्स थी। नेशनल वॉलंटियर मूवमेंट का नाम किसी को याद है? बैरिस्टर सैफ समेत। आपने टाइगर फोर्स का जिक्र किया, टाइगर फोर्स का किसी को नाम याद है? ये तो अभी 2-3 साल पहले की बात है, नाम भी याद नहीं है ना। अच्छा मसला ये है कि जब सियासी विल नहीं होती, कराची 2.5 करोड़ का शहर है, यहाँ हम रोजाना एन एवरेज एक छोटी मोटी आग लगती रहती है। इस शहर में हमें नहीं मालूम कि 2 स्नॉर्कल्स हैं, 3 हैं, 4 हैं और उनमें से वर्किंग ऑर्डर में कितनी है। यहाँ आपको पता है कि कितने मंजिला बिल्डिंगें हैं, 20-25 मंजिला बिल्डिंगें होना तो आजकल आम बात है ना। ये स्नॉर्कल जो है ये 8वीं मंजिल से ऊपर नहीं जा सकती, खुदा ना खास्ता।
कल जब आग लगेगी तब आप और हम तकरीरें कर रहे होंगे, ये देखो उससे पहले इंतजाम होना चाहिए था, और उसके बाद फिर हम मीडिया समेत स्टेट समेत नए कामों में लग जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सियासी विल नहीं होती तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट नहीं हो सकती। डिज़ास्टर मैनेजमेंट किसी एक इदारे का काम नहीं है, वो इदारा बाकी इदारों को जोड़ता है। यहाँ एनडीएमए की जिम्मेदारी है, लेकिन एनडीएमए जो है वो आपको पता है कि क्या सूरत हाल है। तो इस तरह ये चलता रहेगा। हर नई वारदात के बाद हम इसी तरह बैठ के वावेला करेंगे अगली वारदात तक। ऐसा ही है, लेकिन पता है एक फर्क है इस वारदात में, अगर इसको हम वारदात कह सकते हैं तो यहां पर स्नॉर्कल थे और वो उसी लेंथ के थे जो आपको चाहिए, सिर्फ आपने डिप्लॉय नहीं किया क्योंकि यू कुड नॉट बी बॉदर्ड। अच्छा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं ना यार, क्या क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता था कि लोग वहां पे जा रहे हैं, आपने तो लुडिया की है ना यार, लाख गाड़ी। अच्छा वो लाख है, 10,000 है, 20,000 है, आई डोंट केयर, हाँ ये छोड़ दो नंबर्स की गेम। आपको पता था 5 जनवरी को मेट डिपार्टमेंट आपको बोलती है सर बर्फ होने वाली है, और ये कोई पहली दफा तारीख में बर्फ नहीं गिरी, यहाँ बर्फ नहीं हुई, हर साल होती है, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा हुई है, आपको सब पता था। लेकिन जब आपका क्लेम टू फेम हर वजीर का यही है कि आप कितनी गालियां दे सकते हैं ऑपोजिशन को, आप पिछली हुकूमत को कितनी आप बुरा भला कह सकते हैं, और आप अपने लीडर को कितना प्रेज कर सकते हैं, तो फिर ये ही होगा। और ऐसा नहीं है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं है, वो हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, नहीं है सर, वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं, सब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि ये हर साल ऐसे होता है ना, देखो हर साल ऐसे होता तो मैं मान लेता, हर साल ऐसे होता है, सबको पता है कि सिंध में शदीद गर्मी पड़ेगी, मरी में बर्फबारी होगी, बलूचिस्तान में बर्फबारी होगी, वस्ती पंजाब में सैलाब आएंगे, आज से नहीं 200 साल से सबको पता है, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म है, मेरा पॉइंट यही है कि मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म इस्तेमाल नहीं किया गया, व्हिच इज वर्स। ये भी तो सोचो, मरी में वो जो कह रहे हैं कि 39 गाड़ी है जिसमें से 19 फंक्शनल है, ठीक है, 19 फंक्शनल के बाद जो है उसमें से भी वहां नहीं डिप्यूट, उनको तो इस्तेमाल करो। हाँ, मेरा पॉइंट ये है, वो भी हेडक्वार्टर पे रखी हुई है, हेडक्वार्टर में जहेज की तरह। अच्छा, जिनको सिर्फ साल में आपने एक दफा इस्तेमाल करना है, ये स्नॉर्कल वॉर्कल छोड़े, ये मुझे पता है किस तरह का लग रहा है, हालांकि डेथ टोल में और क्राइसिस का बड़ा फर्क है। जिस तरह इन लोगों ने डेंगू को हैंडल किया, मतलब नहीं किया ना, अगेन पूरा स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, तो में आपने हैंडल किया है, इस बार नहीं करना तो नहीं करना। और ये जो बात हुई ना इनकी कि सर इतनी बर्फबारी हो गई, अच्छा इनकी सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होती, पहला होता है डिनाई कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं, फिर होता है कि नहीं सर ऐसा कुछ ऐसे सूरत हाल पैदा हो गई थी कि वो किसी के हाथ में काबू नहीं थी, काबू नहीं हो सकती थी। अच्छा ये वही बात है हाँ कि यार जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, लेकिन जब आपके मुंह से ये बात निकलेगी तो फिर तो शौक बहुत है इख्तिदार में आने का, फिर होता ही है कि जी आपको पता ही हाँ नहीं, और जब इख्तिदार में रहने का तरीका यही है कि सर यस यू आर ग्रेट सर, और ऑपोजिशन से बुरे तो लोग कोई दुनिया में नहीं मिले, तो फिर यही आपको रिजल्ट मिलेगा ना। सबसे ज्यादा दुख की बात है कि जिन्होंने आपको इस उम्मीद पे वोट दिया होता है कि आप उनकी जिंदगियों को बेहतर करेंगे या उनको सहूलियात देंगे, उन्हीं को आप कह रहे थे नहीं ये देखें जाहिल अवाम, पता ही नहीं था इसको। हाँ नहीं, अवाम बिल्कुल जाहिल हैं, लेकिन मसला यह है कि जहालत का मुकाबला चुप बैठ के तो नहीं हो सकता, आपको अपना काम तो नहीं भूलना चाहिए ना, उसे तो याद रखना चाहिए। सर आप लोग हमेशा ये मिसाल देते हैं ना कि जब भी आपको पता लगता है ना कि यार कराची की साहिल या सिंध की साहिल से तूफान आने वाला है, लोग जाते हैं सी व्यू की तरफ। मैं मानता हूँ यही हमारी कौम है सर, लोग जाते हैं वहां पे अपनी सेल्फियां भी लेनी है, ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर भी सेल्फियां लेनी है, आपका काम है रोकना, तो वो कंटेनर उस वक्त लग जाते हैं ना, कंटेनर लगाना तो सर हमारा शौक है, एक लगा देते। क्या ख्याल है, वक्फा ले लें? ले ही लें। वेलकम बैक। कराची का एक बहुत ही मशहूर कत्ल का मुकदमा जो 2012 में दिसंबर में कत्ल हुआ, जब एक नौजवान शाहरुख जतोई ने एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट शाहजेब खान को कत्ल कर दिया। बहुत हेडलाइंस बनी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, शाहरुख जतोई जो है वो भाग गया, वहाँ से इंटरपोल के ज़रिए वापस लाया गया। फिर ये आई कहानियाँ कि उनका तस्फिया हो गया है और उन्होंने कंपनसेशन दे दी है, मगर सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा दरमियान में आई और उन्होंने कहा कि हम इस किस्म के किसी तस्फिये को नहीं मानेंगे। तब से शाहरुख जेल में हैं
और उसके बाद 2018 में अगर आपको याद हो तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था, जिसके बाद सेंट्रल जेल कराची की कुछ तस्वीर भी आई थी कि शाहरुख जतोई साहब जो हैं अपने जेल में टेलीविज़न और स्टीरियोज़ और उसके साथ वो मौजूद हैं, एसी चल रहा है, तो वो ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर शायद उन्हें मज़ीद कुछ चाहिए था। फिर आ गया कोविड, और कोविड में से ज़ाहिर है सबकी तवज्जो हटी, और उसके बाद ये हुआ कि शाहरुख जतोई को एक हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जिना हस्पताल में, कि भाई उनकी कोई तबीयत ख़राब है। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि चंद रोज़ के बाद अगर जो भी इलाज था वो वापस आ जाते, गो के जेल के अंदर भी जेल का डॉक्टर होता है, मगर वो वहाँ से एक और निजी हस्पताल मुंतकिल हुए, तकरीबन को साल एक वहाँ रहे, बड़ा हस्पताल है प्राइवेट, और उसके बाद एक और फिर भी करार नहीं आया, तो उनके जो वालिद साहब हैं जिनके पास इतना पैसा है, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, जतोई ट्राइब के हैं, उन्होंने पंजाब कॉलोनी जो कराची के, वहाँ पर एक निजी हस्पताल है, कमरुल इस्लाम हस्पताल, वहाँ उन्होंने कहा कि जी रिपोर्ट से आ रही है कि शायद उन्होंने वहाँ हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी और अपने बेटे को फिर वहाँ शिफ्ट करा दिया, और गुज़िश्ता 8 महीने से वो वहाँ थे। ये खबर जो है द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी हैं वक़ार अहमद भट्टी, उन्होंने आज ब्रेक की, और उसके बाद तो आपको पता हुआ कि जेल वाले कह रहे जी हमने सुबह उनको वापस कर लिया। वक़ार भट्टी, आपने जब खबर दी और उसके बाद ज़ाहिर है वक्ती तौर पर तो एक्शन हो गया, हमें नहीं पता वो कितने रोज़ दोबारा जेल में रहेंगे, इससे पहले कि कहीं और वो चले जाएं। ये तरीक़ाकार क्या होता है कि जेल में आपको कत्ल के इल्ज़ाम में आपको सज़ा हुई है, फांसी की सज़ा हुई है, उसके बावजूद आप जो है निजी हस्पतालों में अयाशी कर रहे हैं? जी देखें, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे मौका दिया इस पे तफसीलन बात करने का। देखिए, कराची सेंट्रल जेल या सिंध की डिफरेंट जेलों में हज़ारों कैदी हैं जिनके सेहत के मसाइल भी होते रहते हैं। अगर किसी को एमरजेंसी में सेहत का कोई मसला दरपेश होता है, इलाज का मसला दरपेश होता है, तो उस कैदी को कराची के जिना या सिविल अस्पताल में ले जाया जाता है एमरजेंसी में, वहाँ पर उसके एमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट होता है, और अगर ये डॉक्टर ये मुनासिब समझते हैं तो उसके बाद उसको किसी वार्ड में मुंतकिल कर देते हैं, और जहाँ पर उसका इलाज किया जाता है। और इन द मीन वाइल अगर उसको कोई किसी लंबे चौड़े इलाज की ज़रूरत है तो फिर महकमा दाखिला सिंध जो है वो सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट को, महकमा सेहत सिंध को एक खत लिखता है और उसे कहता है कि इस पर एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए ताकि पता चले कि इस कैदी को बीमारी क्या है, उसका इलाज कहाँ पर हो सकता है और उसको कितने दिन तक किसी मखसूस अस्पताल में रखा जा सकता है। ये तो है जिस तरीक़ाकार जिसके मुताबिक ये सिलसिला होता है। जहाँ तक शाहरुख जतोई का ताल्लुक है, शाहरुख जतोई के मुतालिक आप जानते हैं कि सिंध के और पाकिस्तान के चंद इन्फ्लुएंशियल तरीन खानदानों से वाबस्ता ये मुजरिम है, ये कॉन्विक्टेड, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सजा काट रहा है। जैसे ही कोविड शुरू हुआ तो हमें बताया गया कि इसे जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जिना अस्पताल में कुछ अरसे रहा, लेकिन चूंकि जिना अस्पताल पे नजरें बहुत ज्यादा होती हैं, रिपोर्टर्स की नजरें भी वहां लगी हुई होती हैं, एजेंसीज की नजरें उसी पर लगी हुई होती हैं, तो इस शाहरुख जतोई को फेडरल बी एरिया के एक हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया जिसका नाम मदर केयर हॉस्पिटल मालूम हुआ है। वहाँ ये कुछ अर्सा रहा, वहां से इसको DHA के बेव्यू हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। बेव्यू हॉस्पिटल में शाहरुख साहब जो है वो तकरीबन 1 साल तक वहां रहे। उसके बाद जब पता ये चला कि पिछले साल के मिड में जब कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हुए तो शाहरुख जतोई को कमरुल इस्लाम नामी ये छोटा सा अस्पताल, या इसको आप थोड़ी सी बेहतर किस्म की डिस्पेंसरी क्लिनिक समझ सकते हैं, वहां शिफ्ट किया गया, जिसके मुतालिक मुझे ये बताया गया है कि या तो इनके वालिद साहब ने वो खरीद लिया है या फिर उसको रेंट पर हासिल कर लिया है, जिसकी बालाई मंजिल पर एक लेविश किस्म का स्वीट इनके लिए तैयार हुआ, जिसमें एक वेटिंग एरिया भी था, इनका एक बेडरूम था, इनके पास वो तमाम सहूलतें थी जो किसी भी घर में मैसर हो सकती हैं। इसके अलावा उस गली में एक वाइट करोला कार इनकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर होती थी। अभी मैं नहीं कह सकता, मुझे मजीद तहकीकात की जरूरत है, लेकिन जो मेरे जराये ने मुझे बताया है कि शाहरुख जतोई वहाँ पे इसी तरह की जिंदगी गुजार रहा था जैसे कि वो अपने घर में गुजारता है। वो कार भी इस्तेमाल करता था, वो कहीं आने जाने के लिए भी आज़ाद था और उसके ऊपर कोई कदगन नहीं थी। आज जब ये स्टोरी हमने ब्रेक की तो उसके बाद जो है शाहरुख जतोई को सेंट्रल जेल वापस मुंतकिल किया गया, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। कहानी पता ये चला कि इन द मीन वाइल
जब शाहरुख जतोई को वापस किया गया, सेंट्रल जेल वापस मुंतकिल किया गया, क्योंकि मीडिया में ये खबरें बहुत तेजी से फैलना शुरू हुई थी, तो कोई तकरीबन 20 के करीब बासर कैदी ऐसे थे जो कि जिन्ना अस्पताल और बहादुराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज थे। बहुत शानदार तरीके से वो रह रहे थे। इनमें से एक किशोर कुमार साहब हैं, ये कन्विक्टेड कैदी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्शन ऑफिसर हैं, और ये 5.5 महीने से जिन्ना अस्पताल के ऑफिसर्स वार्ड में, स्पेशल वार्ड कहलाता है, वहां पे ये मौजूद थे। इसके अलावा एक सईद भरम साहब हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक था और ये कन्विक्टेड हैं। ये जो है बहादुराबाद के अस्पताल में मौजूद थे। इसी तरीके से कोई तकरीबन 18 के करीब और इसी तरह के कैदी थे जो उस बहादुराबाद के प्राइवेट अस्पताल में मौजूद थे, जिन्हें आज अफरा तफरी में वापस जेल मुंतकिल किया गया, क्योंकि ये इस पे इतना ज्यादा शोर शराबा हो चुका था कि महकमा दाखिला सिंध जो है वो जाग गया, सिंध हुकूमत जाग गई, और इससे पहले कि कोई बड़ा बैकलैश आता, इन सब लोगों को वापस सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया, जिनकी लिस्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल तक हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, तो भट्टी साहब, मतलब कि आपने सिर्फ शाहरुख जतोई की पार्टी को खराब नहीं किया, आपने तकरीबन अब तक 20 और लोगों की पार्टी को भी खराब किया है। बहुत अफसोस की बात है। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं कि अब जाहिर है कि इसमें ठीक ठाक, मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस या कहीं ना कहीं पैसा तो खर्च ही करना होता है इतने बड़े काम करने के लिए। ये पूरी कार्रवाई किन लोगों की, किन अफसरान के दस्तखत और ठप्पों के बगैर नहीं हो सकती? देखिए, जहां तक शाहरुख जतोई का ताल्लुक है, शाहरुख जतोई को कोई तकरीबन 2 साल या उससे ज्यादा अरसा किसी प्राइवेट जगहों पे, अस्पतालों में इतनी लेविश लग्जरियस लाइफ फराम करना, ये सिर्फ सिंध प्रिजन डिपार्टमेंट या महकमा जेल खाना जात के बस की बात नहीं है। देखें, जो हमें बताया गया है, इसमें सिंध का जो हुक्मरान खानदान है, उनकी आला तरीन शख्सियात इसमें उनके ऊपर मेहरबान है। हुकूमत सिंध की आला तरीन शख्सियात इन पर मेहरबान है, और यकीनन महकमा जेल खाना जात और जो हमारा महकमा दाखिला सिंध है, ये सब इसमें इन्होंने अपना किरदार अदा किया और शाहरुख जतोई को फैसिलिटेट किया कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। अच्छा वकार, मुझे ये बताएं कि सिर्फ छोटी सी एक बात, कि इनकी बीमारी को पता लगी या इनको जेल से एलर्जी है, सिर्फ ये बीमारी है? जी, मैं इस पे भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं। 2018 में मैं खुद कराची सेंट्रल जेल गया था। वहाँ मुख्तसरन बताइए, टाइम जा रहा है जी। कराची सेंट्रल जेल में 2018 में एक फिजियोथेरेपी का क्लिनिक कायम किया गया था। उसका मकसद ये था कि वो कैदी जिन्हें कमर में दर्द बहुत हो जाता है वहां पर, और वो उसके बाद फिर वो बड़े अस्पतालों में मुंतकिल हो जाते हैं, तो हाईकोर्ट के हुक्म पर वहां पे एक क्लिनिक कायम किया गया था फिजियोथेरेपी का। इनको भी कमर का दर्द का आर्जा था जो बताया जाता है, लेकिन इनका इलाज वहां पे नहीं हुआ, और ये जो है कमर के दर्द के बहाने अस्पतालों में जाते रहे। थैंक यू भट्टी साहब, दोबारा बुलाना होगा। मेरा ख्याल मिल गया है कि नाजिम जोखियों का केस भी कहा। यस यार, वो गिरफ्तार हो जाएं। हाँ, पहले गिरफ्तार हो जाएं, अभी उसके बाद थोड़ी जल्दी मजे ही मजे। इजाजत दी, क्या करें, और बात करना चाहते थे लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।